बुक ऑफ द जान, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शंभाला में मौजूद है और इसे अटलांटिस में सेंजर भाषा में लिखा गया था। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बुक ऑफ द जान की कुछ पांडुलिपियों को एसेंडेड मास्टर्स मास्टर मौर्य और कूट हुमी के जरिए हेलेना ब्लावात्स्की ने देखा था और उनकी बुक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन बुक ऑफ द जान के स्टैंजास का ही इलेबोरेशन है। हर एक श्लोक अस्तित्व के अब तक जाने गए गूढ़ रहस्यों का भंडार है। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों की तरह बुक ऑफ द जान के श्लोक भी इनक्रिप्टेड हैं और एसेंडेड मास्टर्स ने हेलेना ब्लावात्स्की को इन्हें डिक्रिप्ट करके दुनिया के सामने लाने के लिए चुना था। उनकी सारी शिक्षा और ट्रेनिंग भी इसी आधार पर हुई थी। इस वीडियो में बुक ऑफ द जान के कुछ स्टैंजास की विजडम है जिसे हेलेना ब्लावात्स्की ने द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बताया है। ये विजडम आपको ऐसे रियलम में ले जाएगी जहां आपको किसी मिस्टीरियस वर्ल्ड में होने का एहसास होगा। गूढ़ रहस्य का ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है जिसे सीक्रेट डॉक्ट्रिन टच नहीं करती है। इससे पहले कि हम बुक ऑफ द जान की इन्फिनिटी में आगे बढ़ें, थोड़ा क्लियर कर लें कि ये सनातन और बौद्ध से कैसे जुड़ा हुआ है। सनातन का अर्थ है शाश्वत और सत्य या परमात्मा ही शाश्वत है। इन अर्थों में ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी ज्ञान मौजूद है वो सनातन ही है और यही बौद्ध के संबंध में भी है। बौद्ध शब्द बुद्ध से आया है और बुद्ध बोध से, और बोध सत्य के अनुभव से ही पॉसिबल है। सनातन देश और धर्म की सीमा में बंधा नहीं है। सनातन ही हर धर्म की आत्मा है और इसीलिए थियोसॉफी कहता है कि देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। सीक्रेट डॉक्ट्रिन का वॉल्यूम 1 कॉस्मोजेनेसिस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में है, जिसमें बुक ऑफ द जान के 7 स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन है। वॉल्यूम 2 एंथ्रोपोजेनेसिस मानवता की उत्पत्ति और विकास का है, जिसमें बुक ऑफ द जान के 12 स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन है। दोनों वॉल्यूम्स में आगे कुछ पार्ट्स भी हैं जिनमें कई सेक्शन हैं जो मिस्टिकल नॉलेज के बारे में हैं। वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 हेलेना ब्लावात्स्की के शरीर छोड़ने के बाद पब्लिश हुए थे। ये गूढ़ रहस्य, सिंबोलिज्म, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, एसोटेरिक टीचिंग, 7 रूट रेसेस, इनविजिबल वर्ल्ड्स, हायर बीइंग्स और एंशियंट सिविलाइजेशन की मिस्टिकल नॉलेज के बारे में हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ सीक्रेट डॉक्ट्रिन के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसके अंदर क्या लिखा है वो भी बताऊंगा। आप बस इसे ध्यान से देखिएगा। पहले पार्ट के बारे में हेलेना ब्लावात्स्की कहती हैं कि ये ध्यान में रखना चाहिए कि श्लोक केवल हमारे अपने कॉस्मोगॉनी के बारे में और सौर प्रलय के बाद इसके चारों ओर जो दिखाई देता है उसके बारे में बताते हैं। यूनिवर्सल कॉस्मोस के एवोल्यूशन से रिलेटेड गुप्त शिक्षाएं नहीं दी जा सकती क्योंकि इन्हें इस युग की सबसे उच्च चेतनाएं भी नहीं समझ सकती हैं और ऐसा लगता है कि महानतम में भी बहुत कम इनिशिएट्स हैं जिन्हें इस विषय पर विचार करने की अनुमति है। इसके अलावा मास्टर्स खुले तौर पर कहते हैं कि सबसे हायर ध्यान चौहान्स ने भी उन सीमाओं से बियॉन्ड रहस्यों में कभी प्रवेश नहीं किया है जो अरबों सौर मंडलों को सेंट्रल सन विष्णु नाभि से अलग करती हैं। ध्यान चौहान शब्द सभी देवताओं, एंजल्स या दिव्य प्राणियों के लिए प्रयोग होता है। इसमें कई टाइप की कैटेगरीज और लेवल्स होते हैं। संस्कृत शब्द ध्यानी का अर्थ ध्यान करने वाला, ध्यान मग्न होता है, जबकि चौहान शब्द का ओरिजिन अननोन है। हेलेना ब्लावात्स्की के अकॉर्डिंग ये एक तिब्बतन शब्द है जिसका अर्थ लॉर्ड, मास्टर्स, ध्यानीज के प्रमुख या दिव्य प्रकाश होता है, जिसे अंग्रेजी में आर्कएंजल्स कहा जा सकता है। ध्यान चौहान्स कर्म और यूनिवर्सल लॉज के एजेंट होते हैं। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में कुछ ध्यानी चौहान्स को प्राइमोर्डियल 7 लिपिकाज और मानस पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है।
आगे वो कहती हैं, यहाँ तक कि महान एडेप्ट्स जिन्हें इनिशिएट कहा जाता है केवल हमारे सौर मंडल के ग्रहों और उनके निवासियों की प्रकृति और उपस्थिति से पूरी तरह से परिचित हो सकते हैं। वो जानते हैं कि लगभग सभी प्लैनेटरी वर्ल्ड्स पॉपुलेटेड हैं, लेकिन यहाँ तक कि आत्मा में भी वो केवल हमारे सिस्टम के ग्रहों तक पहुँच सकते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि उनके लिए भी हमारे ग्रह पर चेतना के उन स्तरों के साथ पूर्ण संपर्क में आना कितना कठिन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन 3 स्तरों पर जो हमारी पृथ्वी के स्तर के ऊपर हैं, फिर भी ऐसा ज्ञान और संपर्क उनके लिए संभव है क्योंकि उन्होंने चेतना के उन स्तरों में प्रवेश करना सीखा है जो सामान्य लोगों की धारणा के लिए बंद हैं। अगर वो अपना ज्ञान साझा करें तो दुनिया को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि लोगों के पास दूसरी तरह की धारणा का अनुभव ही नहीं है। फिर भी फैक्ट यही है कि ज़्यादातर ग्रह जैसे हमारे सिस्टम के बाहर के तारे पॉपुलेटेड हैं। सीक्रेट डॉक्ट्रिन कहीं कहीं पर ह्यूमन ब्रेन के बियॉन्ड जाती है, इसीलिए शब्द इसके एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी नहीं है। हाँ, अगर आपको मेडिटेशन का अनुभव है तो इसे समझना पॉसिबल है। ये एस्ट्रल विजडम है। फिर भी हेलेना ब्लावात्स्की ये नहीं कहती हैं कि आप इसे मान लें। ये एक इनविटेशन है कि अस्तित्व के रहस्य आपको खुद के अंदर सत्य को, परमात्मा को जानने के लिए इंस्पायर करें। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप दज्जान के इन रहस्यों को खुद के अंदर महसूस करेंगे। ऐसी कोई विजडम नहीं है जो हमारे अंदर एक्सपैंड ना हुई हो, क्योंकि हम ब्रह्म का ही मैनिफेस्टेशन है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम और एफर्ट लगा है, तो अगर आपको इस तरह के स्पिरिचुअल वीडियोस पसंद हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एक और स्टैंजा को एक्सप्लेन करते हुए वो कहती हैं कि यूनिवर्स इस अननोन एब्सोल्यूट एसेंस की पीरियोडिकल मैनिफेस्टेशन है और यूनिवर्स में सब कुछ अपने ओन वे और अपने ओन प्लेन ऑफ परसेप्शन में कॉन्शियस है। इसीलिए नेचर के कोई अनकॉन्शियस या ब्लाइंड लॉज नहीं हैं, बल्कि सब कुछ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस के जरिए गवर्न्ड होता है। मैनिफेस्टेड एग्जिस्टेंस बाउंडलेस प्लेन पर एक इटर्नली रीअकरिंग इवेंट है, असंख्य यूनिवर्सेस का प्लेग्राउंड जो इंसेसेंटली मैनिफेस्ट और डिसअपीयर होते हैं। प्रत्येक यूनिवर्स अपने प्रीडिसेसर के कोरिलेशन में एक इफ़ेक्ट के रूप में खड़ा होता है और अपने सक्सेसर के संबंध में एक कॉज के रूप में। ये वास्ट लेकिन फाइनाइट पीरियड्स ऑफ टाइम में होता है। गूढ़ सिद्धांत जैसे बौद्ध धर्म और ब्रह्मवाद, यहाँ तक कि कवाला भी सिखाता है कि एक अनंत और अज्ञात मूल तत्व अनादिकाल से विद्यमान है और नियमित और सामंजस्यपूर्ण क्रमों में निष्क्रिय या सक्रिय होता है। मनु की काव्यात्मक शब्दावली में इन अवस्थाओं को ब्रह्मा के दिन और रात कहा गया है। ब्रह्मा या तो जागृत रहते हैं या सोते हैं। स्वभावत या बौद्ध धर्म के सबसे पुराने स्कूल के दार्शनिक जो अभी भी नेपाल में मौजूद हैं, केवल इस एसेंस की सक्रिय अवस्था पर विचार करते हैं। इसे ही वो स्वभावत कहते हैं और इसके निष्क्रिय और अज्ञेय शक्ति पर सैद्धांतिक विचार करना बेकार समझते हैं। जब निष्क्रिय अवस्था फिर से शुरू होती है तो एक दिव्य तत्व का संकुचन होता है और सृजन का पिछला कार्य धीरे धीरे और क्रमिक रूप से पहले जैसा हो जाता है। दृश्य ब्रह्मांड शैटर हो जाता है। इसमें जो कुछ भी मौजूद है वो बिखर जाता है और अंधकार अकेला और एकाकी एक बार फिर से गहरे पर मंडराता है। अज्ञात तत्व की एक सांस बाहर निकलती है तो दुनिया का निर्माण होता है और एक सांस भीतर की ओर खींचने से ये गायब हो जाता है। ब्लावात्स्की मांडूक्य उपनिषद की बात बताते हुए कहती हैं, जैसे एक मकड़ी अपना जाल बाहर फेंकती है और फिर उसे वापस खींच लेती है। जैसे ज़मीन से औषधियाँ उगती हैं, उसी तरह ये ब्रह्मांड
अविनाशी से उत्पन्न हुआ है। यहाँ ब्रह्मा को अज्ञात अंधकार के बीज के रूप में माना गया है, जो वो तत्व है जिससे सब कुछ विकसित और जन्म लेता है। ये प्रोसेस अनादिकाल से चल रहा है और हमारा वर्तमान ब्रह्मांड केवल एक अनंत श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका ना तो कोई आरंभ था और ना ही कोई अंत होगा। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे आपका पूरा अटेंशन चाहिए, वरना आप इसे मिस कर देंगे। सीक्रेट डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन करती है कि वास्तविक व्यक्ति या वस्तु किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में दिखाई देने वाले से ही नहीं बनती, बल्कि वो उसकी सभी डिफरेंट और चेंज होती हुई कंडीशंस के योग से बनी होती है। उसकी फिजिकल प्रेजेंस से लेकर पृथ्वी से उसकी एब्सेंस तक ये योग फल अनंत काल से फ्यूचर में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ये वैसा ही है जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है और वृक्ष में ही बीज छुपा होता है। सीक्रेट डॉक्ट्रिन सब चीज़ों के प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन को सिखाता है, चाहे वो ह्यूमंस हो, यूनिवर्स हो या एटम। हमारा यूनिवर्स अनंत संख्या के ब्रह्मांडों में से केवल एक है। सभी सन्स ऑफ नेसेसिटी हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांडों की बड़ी चेन के लिंक हैं। ये परब्रह्म और मूल प्रकृति के कॉम्प्लेक्स संस्कृत आइडियाज़ को भी टच करता है। एक कंडीशनड और एब्सोल्यूट प्रिंसिपल को उसके वेल मूल प्रकृति द्वारा कवर किया गया है, जिससे स्पिरिचुअल एसेंस सदा के लिए मटेरियल एसेंस के जरिए कवर्ड रहता है। टाइम के बारे में एक स्टैंजा में लिखा है कि जब कुछ नहीं था तब समय का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि ये अनंत की गोद में गहराई से सोया हुआ था। टाइम केवल एक माया है जो हमारे स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस की सीरीज से जनरेट होती है। टाइम का एग्जिस्टेंस वहाँ नहीं होता है जहाँ कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है जिसमें ये माया पैदा हो सके। उस कंडीशन में माया को ही सोया हुआ कहा गया है। प्रेजेंट केवल एक मैथमेटिकल लाइन है जो इटर्नल ड्यूरेशन के उस पार्ट को, जिसे हम फ्यूचर कहते हैं, उससे डिवाइड करती है जिसे हम पास्ट कहते हैं। पृथ्वी पर कुछ भी रियल ड्यूरेशन है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी बिना परिवर्तन के या वैसा ही एक सेकंड के अरबवें हिस्से के लिए भी नहीं रहता। एक मास्टर के शब्दों में मुझे इन 3 अजीब शब्दों का उपयोग करना अजीब लगता है: अतीत, वर्तमान और भविष्य। जिन्हें भी सत्य का अनुभव है, उन्होंने यही कहा है कि परमात्मा के राज्य में टाइम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसे हमने अपने इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से बताया है। साइंस सिर्फ यहीं तक कह सकती है कि कोई भी इनविजिबल इंटेलिजेंस हमारी तरह की कंडीशंस में नहीं रहते हैं, लेकिन उसका ये पॉइंट ब्लैंक इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकता कि ऐसे वर्ल्ड्स हो सकते हैं जो हमारी दुनिया की प्रकृति को बनाने वाली कंडीशंस से बिल्कुल अलग कंडीशंस के तहत होते हैं। और ये भी इनकार नहीं कर सकता कि इन वर्ल्ड्स और हमारी दुनिया के बीच कुछ लिमिटेड कम्युनिकेशन हो सकती है। इन वर्ल्ड्स में सबसे उच्च स्थान पर प्योरली डिवाइन स्पिरिट्स के 7 ऑर्डर हैं, जबकि 6 निचले वर्ल्ड की हायरार्कीज़ हैं जो कभी कभी मनुष्यों द्वारा देखी और सुनी जा सकती हैं, और ये पृथ्वी पर अपने प्रोजनी के साथ कम्युनिकेट करती हैं। एक प्रोजनी जो उनसे अविनाशी रूप से जुड़ी हुई है। मनुष्य के प्रत्येक प्रिंसिपल का इन महान बीइंग्स की प्रकृति में अपना सीधा सोर्स होता है, जो हमें अदृश्य तत्वों के साथ जोड़ता है। हमारे ग्रह के एलिमेंट्स को दूसरे वर्ल्ड्स के एलिमेंट्स के साथ कंपैरिजन के लिए एक स्टैंडर्ड के जैसे नहीं लिया जा सकता। वास्तव में हर वर्ल्ड का अपना एक फोहत होता है। फोहत का मतलब पदार्थ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का लिंक है, जो एक यूनिवर्सल प्रोपेलिंग वाइटल फोर्स है और अपनी एक्शन की स्फीयर में सर्वव्यापी है। लेकिन जितने भी वर्ल्ड्स हैं उतने ही फोहात्स हैं, जो शक्ति और मैनिफेस्टेशन की डिग्री में अलग अलग होते हैं। व्यक्तिगत फोहात्स मिलकर एक यूनिवर्सल कलेक्टिव फोहात बनाते हैं, जो कि एक एब्सोल्यूट नॉन एंटिटी का एस्पेक्ट एंटिटी है, जो एब्सोल्यूट बीनेस यानी सत है। हर मानवंतर पर लाखों और अरबों वर्ल्ड्स का निर्माण होता है, इसीलिए कई फोहात्स होने चाहिए जिन्हें हम कॉन्शियस और इंटेलिजेंस फोर्स मानते हैं।
कुछ ग्रहों को सैक्रेड कहा गया था क्योंकि वो उच्चतम रीजेंट्स या गॉड्स द्वारा गवर्न्ड होते हैं। एक स्टैंजा को एक्सप्लेन करते हुए हेलेना ब्लावात्स्की बताती हैं कि मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और इन जैसे सभी ग्रह या हमारी पृथ्वी हमारे लिए उतने ही विजिबल हैं जितना कि हमारा ग्लोब दूसरे ग्रहों के निवासियों के लिए हो सकता है, क्योंकि वो सभी एक ही प्लेन पर हैं, जबकि इन ग्रहों के सुपीरियर फेलो ग्लोब्स दूसरे प्लेन्स पर हैं जो हमारे टेरेस्ट्रियल के बाहर हैं। साइंस के पास केवल एक की है, मैटर की, जो नेचर के रहस्यों को खोलने के लिए है, जबकि ऑकल्ट फिलॉसफी के पास 7 चाबियां हैं और वो उन चीज़ों को समझाती है जिन्हें विज्ञान देखने में असफल रहता है। आगे वो कहती हैं कि काव्यात्मक शैली में कुमुदपति चंद्रमा पृथ्वी का पेरेंट है जो सोमलोक के रीजन में लोकेटेड है। हालांकि पितरीज या फादर्स देवताओं के पुत्र हैं, कहीं कहीं ब्रह्मा के पुत्र और यहाँ तक कि ऋषिज भी कहे जाते हैं, लेकिन वो आमतौर पर लूनर एंसेस्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। मनुष्य के ऑर्गेनिज्म को हर रेस में उसके सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया गया था। पहली रूट रेस जितनी इथीरियल थी, हमारी रेस उतनी ही मटेरियल है, यहाँ तक कि उन रेस में सांस लेने और जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं थी। वो लेटर्स, नंबर्स और ज्योमेट्री की वाइब्रेशन के बारे में बताती हैं और इसीलिए इनका उपयोग यंत्र और मंत्रों में किया जाता है। वो 7 नंबर के स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के बारे में बताती हैं। सीक्रेट डॉक्ट्रिन कहती है कि पृथ्वी पर रह रहे मानवों के एग्जिस्टेंस के अलावा कई और प्लेन्स और प्लैनेट्स पर इनविजिबल मोनाड्स भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ उनकी स्पिरिचुअल और दिखाई देने वाली फिजिकल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। पृथ्वी के निर्माण में और इसे मानवों से भरने में चंद्रमा ही सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे लूनर मोनाड्स, देवता या पितृ जो मनुष्य के पूर्वज हैं, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में मनुष्य स्वयं बन जाते हैं। ये वही मोनाड हैं जो एवोल्यूशन के चक्र में प्रवेश करते हैं और जो ग्लोब्स की चेन में घूमते हुए मानव रूप को विकसित करते हैं। ये मोनाड्स या डिवाइन स्पार्क्स इस तरह लूनर एंसेस्टर्स यानी पितृ स्वयं हैं, क्योंकि इन लूनर स्पिरिट्स को मनुष्य बनना होता है ताकि उनकी मोनाड एक हायर प्लेन सेल्फ कॉन्शियसनेस तक पहुंच सके, जो पितरों द्वारा निर्मित और सजीव की गई सेंसलेस शेल्स को माइंड से कंप्लीट करते हैं। कुछ इसी तरह से अलग लोकों की बात श्री युक्तेश्वर गिरी ने अपनी महासमाधि के बाद एस्ट्रल बॉडी में आकर परमहंस योगानंद को बताई थीं, जिनके बारे में परमहंस योगानंद ने अपनी बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में बताया है। ऑकल्टिज्म इस विचार को खारिज करता है कि नेचर ने ह्यूमंस को बंदरों से विकसित किया और ना ही किसी ऐसे पूर्वज से विकसित किया जो दोनों का कॉमन पूर्वज था, बल्कि अभी के मनुष्यों जैसे जानवर जैसे बंदर का पूर्वज उस समय के बिना बुद्धि वाले मनुष्य की उत्पत्ति है, जिसने अपने आप को शारीरिक रूप से एक जानवर के स्तर पर लाकर अपनी मानवीय गरिमा का अपमान किया था। वो बताती हैं कि मनुष्य एक ऐसे किंगडम का हिस्सा है जो जानवरों के किंगडम से पूरी तरह से अलग है। आत्मा को मोक्ष पाने के लिए इन आयामों और ग्रहों से विकसित होते हुए उस हर अवस्था के चक्र से गुजरना पड़ता है जो पृथ्वी पर उसके अल्टीमेट पॉइंट पर मनुष्य में जाकर खत्म होता है। आत्मा स्वयं में एक अवचेतन अमूर्तता है। इसकी पवित्रता अंतर्निहित है जो किसी मेरिट से अर्जित नहीं की जाती। इसीलिए उच्चतम ध्यान चौहान बनने के लिए हर ईगो को टोटल एनलाइटमेंट पाना आवश्यक है। इसका मतलब एक सचेत प्राणी जो हमारे लिए मनुष्य में सिंथेसाइज होता है, उसे पूरी तरह से निर्वाणिक स्थिति आत्मा के आइडियल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ बीनेस की तरफ वापस जाने का एक मार्ग है। मन पूरी तरह से प्रभु ईश्वर का उत्पाद नहीं है, ना ही ये कभी हो सकता है। पहले ध्यान चौहान जिन्हें मनुष्य को उनकी छवि में रचना करने के लिए भेजा गया था, केवल अपनी छाया उत्पन्न कर सकते थे जो पदार्थ के प्राकृतिक आत्माओं के लिए एक सूक्ष्म मॉडल के रूप में काम करे। निस्संदेह मनुष्य शारीरिक रूप से पृथ्वी की धूल से बना है, लेकिन इसके सर्जक और रचनाकार कई थे।
चंद्रमा और उसकी पेयरिंग्स संकल्पनाओं को कंट्रोल करती है और भारत में हर ज्योतिषी इसे जानता है। सीक्रेट डॉक्ट्रिन नागों के बारे में कहती है कि वैदिक ऋषि कश्यप मरीचि के पुत्र थे, जो ब्रह्मा के मन से जन्मे पुत्र थे और उन्हें अन्य प्राणियों के साथ साथ नागों या सर्पों के पिता के रूप में भी माना जाता है। नाग सेमी डिवाइन बीइंग्स होते हैं जिनके पास मानव चेहरा और सर्प की पूंछ होती है। फिर भी एक नाग जाति थी जिसकी संख्या केवल 1000 थी, जो कश्यप की पत्नी कद्रु से जन्मी या प्रकट हुई थी, जिसका उद्देश्य पाताल को जनसंख्या प्रदान करना था और एक नागद्वीप था जो भारतवर्ष के 7 विभाजन में से एक था, जिसमें नाग लोग निवास करते थे, जिन्हें कुछ ओरिएंटलिस्ट द्वारा ऐतिहासिक माना जाता है और जिन्होंने आज भी कई निशान छोड़े हैं। पुराने समय में वास्तव में जाइंट्स थे। एनिमल वर्ल्ड की एवोल्यूशनरी सीरीज इस बात की गारंटी है कि यही चीज़ मानव जातियों में भी हुई थी। प्राचीन काल से हमारे पास आए लगभग हर रिकॉर्ड में जाइंट्स के संदर्भ मिलते हैं। ग्रीक टाइटन्स और लंका के राक्षस, वो विरोधी जिन्हें भगवान राम ने पराजित किया था। ये कथाएं सिर्फ कल्पना की उपज तो नहीं हैं। यहाँ एक बात समझ लें, ऐसा नहीं है कि हेलेना ब्लावास्की ने प्रतीकों या काव्यात्मक शैली में कही गई एंशिएंट नॉलेज को सच समझ के ऐसा कहा है। वो प्रतीक और सच के डिफरेंस को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। वो बताती हैं कि प्लेटो पहले प्रमुख ज्ञानी हैं जो डिवाइन डायनेस्टीज़ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। प्लेटो इन्हें एक विशाल महाद्वीप पर स्थानित करते हैं जिसे वो एटलांटिस कहते हैं। इस सिद्धांत को अथानासियस किर्चर ने स्वीकार किया था, जो एक जर्मन जेसुइट विद्वान थे। उन्होंने अपनी बुक ऑडिपस एजिपियाकस में लिखा, मैं स्वीकार करता हूँ लंबे समय तक मैंने डायनेस्टीज़ और अटलांटिस को केवल काल्पनिक कहानी माना, जब तक कि मुझे ओरिएंटल भाषाओं में बेहतर शिक्षा नहीं मिली। तब मैंने सोचा कि सभी किंवदंतियाँ आखिरकार केवल एक महान सत्य के विकास का हिस्सा हैं। सीक्रेट डॉक्ट्रिन आर्यंस और कल्कि के बारे में बताते हुए कहती है, चौथी रेस से ही शुरुआती आर्यंस ने अद्भुत ज्ञान माया सभा के बारे में जाना, जिसका उल्लेख महाभारत में है। आर्यंस ने हिडन वर्च्यूज़ के सबसे प्राइसलेस साइंस को भी इसी सोर्स से विरासत में पाया था। प्रारंभिक आर्यनों के वेद लिखे जाने से पहले एटलांटियन लेमुरियन जातियों में फैल गए थे और उन्हीं ने वर्तमान में अस्तित्व में आने वाले सभी प्राचीन धर्मों के पहले बीज बोए। वेद ज्ञान के अमर पेड़ की वो शाखाएं हैं जिनकी पत्तियां कभी खत्म नहीं होंगी। यहाँ तक कि यही यहूदियों और ईसाई धर्म पर भी फैल गई हैं और काल की समाप्ति पर हमारे वर्तमान युग के अंत में विष्णु या शाश्वत राजा कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। उस समय में जीने वाले लोगों के मन जागृत हो जाएंगे और क्रिस्टल की तरह पारदर्शी हो जाएंगे। सीक्रेट डॉक्ट्रिन के 2 वॉल्यूम में लगभग 1500 पेज हैं। बुक ऑफ दज्जान के गूढ़ श्लोकों को एक्सप्लेन करने के लिए एसेंडेड मास्टर्स ने हेलेना ब्लावास्की की मदद की है। इसमें कई ग्रंथों और किताबों के रेफरेंस भी हैं, जबकि हेलेना ब्लावास्की की कोई लाइब्रेरी नहीं थी। हालांकि वो कई देशों में घूमी थी और उन्होंने तिब्बत में इन्हें पढ़ा था, फिर भी एक्यूरेट रेफरेंस के लिए वो विज़न का प्रयोग करती थीं। इसके बारे में उन्होंने काउंटेस वॉचमेस्टर को बताया, जिन्होंने एक विशेष भाग लिखने के दौरान उनकी कठिनाई देखी थी। वो उन्हें बताती हैं, देखिए मैं ऐसा करती हूँ, मैं केवल एक तरह के वैक्यूम जैसा हवा में सामने बनाती हूँ और अपनी दृष्टि और इच्छा को उस पर केंद्रित करती हूँ और जल्दी ही सीन आफ्टर सीन मेरे सामने ऐसे ही गुजरते हैं जैसे किसी डायोरामा की पिक्चर्स। या अगर मुझे किसी बुक से रेफरेंस या जानकारी चाहिए तो मैं अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित करती हूँ और पुस्तक की एस्ट्रल काउंटर पार्ट प्रकट होती है और उससे मैं जो मुझे चाहिए ले लेती हूँ। जितना ज़्यादा मेरा मन डिस्ट्रैक्शंस और परेशानियों से मुक्त होता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी और ध्यान उसमें होता है, उतना ही आसानी से मैं ऐसा कर सकती हूँ। हेलेना ब्लावास्की एसेंडेड मास्टर से लेटर्स मिलने की भी बात कहती हैं। इसी तरह के लेटर थियोसॉफिस्ट एपी सिनेट और एलन ऑक्टावियन ह्यूम को भी मिले थे, जिनके बारे में द महात्माज लेटर्स टू एपी सिनेट बुक में बताया गया था।
इन लेटर्स के प्रोडक्शन के मेथड को महात्माओं द्वारा प्रेसिपिटेशन कहा गया था। इसमें लेटर्स का कंटेंट पहले स्पष्ट रूप से माइंड में विजुलाइज किया जाता है और फिर ट्रांसफ़र करके पेपर पर लाया जाता है। महात्मा कूटभूमि इसे एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं, मुझे इसे सोचने की आवश्यकता होती है। हर वर्ड और सेंटेंस को सावधानीपूर्वक विजुलाइज करने की ज़रूरत होती है। इससे पहले कि इसे प्रेसिपिटेशन द्वारा दोहराया जा सके, हमें पहले अपने सेंटेंस को अरेंज करना होता है और पेपर पर आने वाले हर लेटर को अपने माइंड में इम्प्रेस करना होता है, इससे पहले कि ये पढ़ने के लिए फिट हो सके। फिलहाल मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूँ। एनर्जी बचाने के लिए प्रेसिपिटेशन की इस प्रोसेस को अक्सर चेला, मतलब जिसे वो लेटर देना चाहते हैं, उनके ज़रिए किया जाता था। इससे मिस्टेक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि चेला इस प्रोसेस में एक्टिवली भाग लेता है। ये लेटर पहले ब्रिटिश म्यूजियम में रखे गए थे, जहाँ से इन्हें ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखवा दिया गया। 1886 के बसंत में उन्होंने पहले वॉल्यूम का एक प्रीलिमिनरी मैन्युस्क्रिप्ट अध्याय भेजा, जहाँ अद्वैत वेदांतिस्ट टी सुब्बा राव को इसे पढ़ना था और हिंदू फिलॉसफी से संबंधित अतिरिक्त जानकारी जोड़नी थी। हालांकि उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। सुब्बा राव को HP ब्लावात्स्की द्वारा हिंदू शास्त्रों के आंतरिक ग्रंथों के रहस्योद्घाटन पर भी आपत्ति थी, जो अब तक मंदिरों की गोपनीयता में सुरक्षित रखे थे। इसके बाद हेलेना ब्लावात्स्की ऑस्टेंड चली गईं, जहां उन्होंने बुक पर काम जारी रखा। मार्च 1887 के अंत तक वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और उनकी बचने की उम्मीद नहीं थी। मास्टर मौर्य रात को आए और उनसे पूछा, क्या वो शरीर से मुक्त होना चाहती हैं या बहुत कष्ट सहते हुए द सीक्रेट डॉक्ट्रिन को पूरा करना चाहती हैं। तब हेलेना ब्लावात्स्की ने ह्यूमैनिटी के लिए बुक पूरी करने की सहमति दे दी। 1 मई 1887 को वो लंदन चली गईं, जहां एक अर्नेस्ट स्टूडेंट ग्रुप ने उनकी विशाल मैन्युस्क्रिप्ट को पब्लिकेशन के लिए तैयार करने में उनकी मदद की। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का पहला वॉल्यूम 20 अक्टूबर 1888 को प्रेस से बाहर आया और लगभग सभी 500 कॉपी प्रकाशन की तारीख से पहले ही बिक गईं। दूसरा वॉल्यूम साल के अंत में पब्लिश हुआ। तीसरा वॉल्यूम, जिसमें हेलेना ब्लावात्स्की ने ऑकल्टिज्म का इतिहास और एडेप्ट्स के जीवन के बारे में लिखने की योजना बनाई थी, उनके सुपरविज़न में कभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने ये काम एनी बेसेंट के हाथों में सौंपा, जिन्होंने इसे जून 1897 में प्रकाशित किया। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन ह्यूमैनिटी के लिए एसेंडेड मास्टर्स का एक गिफ्ट है, जिसे हेलेना ब्लावात्स्की ने हम तक पहुंचाया है। इसमें सिर्फ कोई रहस्य रोमांच से भरी जानकारी नहीं है, ये हमारी कॉन्शियसनेस को उसकी अल्टीमेट हाइट तक ले जाकर सत्य को जानने के बारे में है। ये हमें बताती है कि जीवन बस कोई सामान्य घटना नहीं है जिसे उथला जीकर ख़त्म कर दिया जाए। ये एक अवसर है सत्य को, परमात्मा को, सनातन को अपने अंदर जान लेने का, जिसके लिए हमें ह्यूमन लाइफ मिली है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।